वेलकम एवरीवन टू द सेशन। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर डिस्कशन करेंगे रिलेटेड इंक्लूडिंग दोज एरियाज जिन पे हमें फिर फर्दर ये भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि इन एरियाज को हम फर्दर टैकल कैसे करेंगे। राइट। आज का मेन कंसर्न यही है कि आई इंश्योर कि हम टॉपिक को अलाइन करें विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एग्जामिनेशन, ताकि हमें ये अंदाजा हो कि हाउ इफेक्टिवली एंड हाउ एफिशिएंटली वी कैन मैनेज आवर एग्जाम्स। तो एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एरियाज जो बहुत ज्यादा टेस्ट भी होते हैं आज के दिन जो हम डिस्कस करें, दैट इंक्लूड्स IFRS 5, that is non-current asset held for sale and discontinued operation. That's the most important area we need to discuss. Second one was IAS 40 investment properties along with the application of IAS 23 borrowing cost. And I've tried my best कि हम most recent exam attempt को tackle करें, right? Okay, then explanation of IAS 36 along with the application of this one with the cash generating unit, whether cash generating unit was applicable in the case or not, or how we are going to apply the specific situation in that case. Then importance of IFRS 9. IFRS 9 है क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक बहुत ही इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करेंगे, which was area where students most of the time find confusion. तो इस टॉपिक एरिया को भी हम डिस्कस करेंगे ना। I'll try my best कि हम उस एरिया को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एग्जाम, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली सेक्शन बी ऑफ योर एग्जाम, और सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है हम उससे डिस्कस करेंगे। व्हाई आई हैव ऑप्टेड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज as we have studied the standards first, तो मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि हम इंश्योर करें कि हम पहले अंडरस्टैंडिंग लें अबाउट द स्टैंडर्ड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। Then as the last part of our course is related to apologies consolidation, तो फिर वो कंसोलिडेशन या ग्रुप अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन है सेक्शन ए, हम उसमें कल बात करेंगे, और कल हम उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और उसके साथ हम एप्लीकेशन उसकी देखेंगे कि how we can apply the knowledge, right? Okay, so today's session is related to section B of the exam, और हम उसी को देखेंगे कि हमारे से कैसे एग्जामिनर सेक्शन बी में सिनेरियोज को टेस्ट कर रहा होता है, या वो जो हमसे एक सिचुएशन क्रिएट करके उसके टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता है, हम कैसे उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। Arundel company, Arundel operates in agricultural business sector. It prepares financial statements using International Financial Reporting Standards, IFRS accounting standards. Its financial year end is 31st December 2007. So we have a bit of information about the company. कि कंपनी कहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के अंडर बना रहा है, और ईयर एंड 31 दिसंबर 2007 है। Now, the question, the following exhibits available on the left-hand side of the screen provide information and all the sort of thing. Then, first scenario is related to the factory closure. Okay, this exhibit provides information about the closure of one of the Arendel's production factories. Part B is related to new legislation, which provides information about new legislation which will impact Arendel's operations. The information should be used to answer the question. अब जैसे हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, या बैकग्राउंड को हमने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली, the next task for us is, whenever we are doing exams, the next and most important thing is we'll be moving towards the requirement parts. What are the requirement of this question? अब क्योंकि हमें एग्जिबिट 1 सिर्फ देखना है, तो हम एग्जिबिट 1 के लिए ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि उसका बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर हम उस रिक्वायरमेंट को आगे लेके चलेंगे। लेट्स सी रिक्वायरमेंट्स में ए रिक्वायरमेंट यूजिंग एग्जिबिट 1, एज वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जिबिट 1, so we are just reading to requirement A only.
और जब हम एग्जिबिट 2 पे जाएंगे, जैसे हमें यहाँ नजर आ रहा है एग्जिबिट 2, तो फिर एग्जिबिट 2 के लिए हम रिक्वायरमेंट 2, जब एग्जिबिट 2 पे जाएंगे रिक्वायरमेंट 2 तब पढ़ेंगे. राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस एग्जिबिट नंबर 1, और ये आपके एग्जाम अटेम्प्ट करने का पैटर्न भी होना चाहिए. इन द सेम वे यू नीड टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, राइट? ओके, using exhibit number 1 and in accordance with IFRS accounting standards, explain with supporting calculations the effect of the factory closure on Arundel's statement, financial statements for the year ended 31 December 2007. Your answer should cover number 1 the plant and equipment and the factory building. तो उसने हमें कैटेगोरिकली बता दिया कि आपका जो स्कोप एरिया है वो इन दो चीजों पे अलाइन रहेगा. नंबर 1, आपने ये देखना है कि हमने कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट दिखाना है प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और सेकंड फैक्ट्री बिल्डिंग, करेक्ट? तो हम बाद में चल के देखते हैं कि हमें फर्दर क्या करना है, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जिबिट 1 में जो इंफॉर्मेशन है, how we can utilize that information. Now let's go back and discuss exhibit number 1, that is factory closure, right? You can see this. हम जैसी बैकग्राउंड पढ़ लिया उसके बाद फैक्ट्री क्लोजर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती. अब हम क्विकली फैक्ट्री क्लोजर के ऊपर बात करेंगे, पढ़ेंगे इसको, और फिर हम देखेंगे कि हमें जो दो रिक्वायरमेंट उसने कहे हुए थे, प्लांट एंड इक्विपमेंट और फैक्ट्री बिल्डिंग. तो पहले हम प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखेंगे. हम इसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, या 31 दिसंबर को हमें उसने कहा एक्सप्लेन भी करें और कैलकुलेशन भी करके दें. एक्सप्लेन भी करें और कैलकुलेशन भी करके दें कि इनकी प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगी. फर्स्ट इज we'll be looking into anything that comes into our like close proximity, हम उस पर बात करेंगे. Okay, on 1st February 2007, the management of Arundel's decided to relocate its food production operations from the existing factory to a new premises closer to the principal market. तो पहला तो हमें ये आइडिया हो गया कि अरेंडल जो है वो अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को, जो रीसेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को क्लोज करके और एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन करने जा रहा है विच इज क्लोज टू द प्रिंसिपल मार्केट, जहां प्रोसेस्ड फूड को डिलीवर करना आसान है या जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है, ताकि आपकी जो कॉस्ट है ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द प्रिंसिपल मार्केट वो इजी रहे, राइट? फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, उसमें एक चीज फैक्ट्री बिल्डिंग है, देन प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ऑपरेशनल स्टाफ. 3 चीजें हैं हमारे पास. उसने हमसे कहा एक ऑपरेशनल स्टाफ है, एक प्लांट एंड इक्विपमेंट है और एक फैक्ट्री और बिल्डिंग है. अब हमारे क्वेश्चन में उसने हमसे ऑपरेशनल स्टाफ के बारे में डिमांड नहीं किया हुआ, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट. वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर हाउ टू अकाउंट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, जो हमारे क्वेश्चन का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है. So we are least concerned with operating staff. No doubt वो operating staff के लिए information देगा, but that is an additional information. We are not supposed to do, or we're not supposed to do anything with that specific requirement or with that specific data. On 1st March 2007, the management decided to keep the existing factory building and divide it into 4 smaller units. किस डेट को मैनेजमेंट डिसाइड करा? You can see कि मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है हम फैक्ट्री को रिलोकेट करेंगे 1st February 2007 को, राइट? और फिर 1st March 2007 को क्या डिसाइड हो रहा है? ये डिसाइड हो रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू सेल द फैक्ट्री, वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग इनटू 4 स्मॉलर यूनिट्स, राइट? और उन 4 स्मॉलर यूनिट्स को हम क्या करने जा रहे हैं? इट वाज डिसाइडेड दैट दीज यूनिट्स would be leased out under the operating lease. You can see जब वो operating lease के अंदर उसको डिवाइड कर रहा है, तो it would be used for a rental income, or you can say that something they are going to rent it out, और उसके बाद उनको rental income मिल रहा होगा. तो rental income जब मिलेगा तो एक बात तो हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई, कहीं ना कहीं फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड IAS 40 की एप्लीकेशन नजर आ रही है. क्या एप्लीकेशन होगी? वी आर लुकिंग इट. Arundels would sell all production plant and equipment, जो पहला पार्ट था, you can see plant and equipment, and it would transfer existing staff members to other divisions. तो किसी को redundant
नहीं कर रहा, सिर्फ रीलोकेट कर रहा है अदर डिवीजन्स के अंदर, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट। प्रोडक्शन कंटिन्यूड एट द फैक्ट्री थ्रू आउट मार्च एंड अप्रैल 2007। तो आपकी प्रोडक्शन मार्च और फरवरी तक कंटिन्यू रही। देयर इज नो चेंज इन द फैक्ट्री प्रोडक्शन प्रोसेस। What happened on 30th April 2007? You can see 1st of February, 1st of March, and then 30th April after 2 months. What happened? Arundel stopped using the existing factory. It immediately advertised each item of plant and equipment for sale at the fair value using a broker who charges commission of 4% of the selling price. All items of plant and equipment were expected to sell within 12 months, although none have been sold by 35 non-discontinued operations, right? और आपको बताना है कि हमें इसको कैसे account for करना है, right? Okay. On 30th April 2007, on the same date, ये वाली जो हमारे पास डेट थी, इसी डेट के साथ Arundel began work to divide the property into smaller units, right? अपने उस फैक्ट्री पोर्शन को 4 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करा है। रेंटल यूनिट्स एट कॉस्ट ऑफ $300,000, right? The work was completed on 31 December 2007 and the cost was funded by a $300,000 bank loan, which was taken out specifically for this purposes. You can see there are two parts involved. One was IAS 40 investment property, right? And second one was IAS 23 borrowing cost। यहां तक जब बात कर रहे हैं 1st of March तक की, ओके अपॉलॉजीज अगेन, एट 30th April तक की, तो यहां तक शायद वो IAS 16 भी डिस्कस कर रहा है हमसे, राइट? IAS 16 भी डिस्कस कर रहा है। तो वी कैन सी दे आर अराउंड 1 2 3 4 स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व्ड इन जस्ट के एग्जामिनर के पास कितना ह्यूज स्कोप है आपसे कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट करने का, right? And we need to explain those things when we are answering the question. We are not repeating the standard altogether, the whole standard. Rather, we are providing an advice. Rather, we are providing an advice to the जो हमारा एग्जामिनर है या जो हमारा क्लाइंट है, हम उसको एक एडवाइस दे रहे हैं कि हम बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन में या हम जो आपको डेटा देने उसमें हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट? ओके, आई हैव जस्ट ओपनड अप अ ब्लैंक शीट जिसपे हम कैलकुलेशन अपने लेके चलेंगे। सो राइट नाउ जो चीजें हमें नजर आ रही है हम उन पे एक्सप्लेनेशन लेते हैं, लेकिन यू कैन वेल इमेजिन कि एग्जामिनर कितना ब्रॉडर स्कोप लेके चल रहा है। जस्ट 3 पैरा line and the examiner has asked us 4 standards within the same line, right? Okay. The loan, which carried an annual interest of 6%, was obtained on 30th April 2007 on the same date, date पे आपने प्रोसेस शुरू किया, and repaid during 2008, और 2008 में जाके रीपे करेगा, तो अभी उसकी पेमेंट की जरूरत नहीं है, right? Okay, now relevant information about the production factory is as follows. Carrying amount as at 30th April 2007, जिस डेट पे ये आगे प्रोसेस शुरू हुआ था। अच्छा, यहाँ एक चीज आपको और क्लियर हो रही है। आई वुड से कि एग्जामिनर को यहाँ पर 2 डेट्स की और भी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू देनी चाहिए थी। वो कौन कौन सी डेट हैं? इंक्लूडिंग दिस डेट ऑन 1st February 2007 and 1st of March 2007, to make it bit more complicated for the student. But you need to just consider कि examiner has not done that. It means examiner ने थोड़ा सा easy scope रखा है आप लोगों के लिए। Now इस वैल्यूएशन से या इस डेटा से कुछ चीजें क्लियर हो रही है। When I'm answering the question, I'll be telling you कि हमें इस चीज से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है और हमारे लिए क्या एक इजी वे आउट एग्जामिनर ने दिया है जिससे हमारी अपनी असेसमेंट है। अच्छा, इस तरह की
बहुत सारे ऐसे शॉर्ट या लूप होल्स आई वुड से एग्जामिनर ने दिए होते हैं जिनको असेस करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. You need to understand. This is our responsibility, or this is something we can easily find out the way out to the solution of the question. और उसमें फायदा या एडवांटेज क्या है? We can gain the marks. We are not going to lose the marks, right? Wherever the confusion comes in, वो confusion examiner ने खुद solve कर लिया हमारे लिए. If still a student get confused, then it's not a good thing. So ये एक important चीज है जिसके ऊपर मैं बार बार बात करूंगा और इसमें आगे लेके भी चलूंगा. राइट? ओके, राइट नाउ प्लांट एंड इक्विपमेंट इन टोटल, उनकी कैरिंग वैल्यू थी 8,55,000 एंड फेयर वैल्यू एज एट 30th April 2007 वाज 8,70,000. इसी तरीके से जो इसकी फेयर वैल्यू एट 31 December 2007 दैट वाज 8,95,000. तो हमें कंप्लीट प्रोस्पेक्ट अपने एग्जामिनर को समझाना है कि एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम IAS 16 टू IAS 40 और IFRS 5 उसकी वैल्यू क्या कैरी होगी और 31 December ईयर एंड क्लोजिंग पे कैरिंग वैल्यू क्या होगी. राइट? ओके, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग. सो फैक्ट्री एंड बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू है 1,579,500 और उसकी फेयर वैल्यू 1,750,000 while the fair value at the year end date was 2,120,000. Adrenal Meyer's owner occupied property, that is property, plant and equipment PPE under IAS 16 using cost model and investment property using the fair value model. यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. इफ यू रिकॉल, हमने ऑलरेडी जब हम स्टैंडर्ड IAS 40 डिस्कस करे तो हमने 4 डिफरेंट सिनेरियोस डिस्कस किए थे जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप मूव कर रहे हैं IAS 40 में तो क्या क्राइटेरिया अप्लाई होंगे. इन द सेम वे वाइस वर्सा, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मूव बैक करते हैं इनटू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो क्या क्राइटेरिया अप्लाई होगा. बट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन वी हैव जस्ट वन सिचुएशन जिसमें हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से उस प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हैं towards investment property. So we need to understand what are those rules or guidelines those would be applied और हम उसको कैसे apply करें. Okay, now let's start. First thing is how we are going to account for the property, the plant and equipment portion. फिर हम फैक्ट्री के ऊपर आते हैं. Okay, plant and equipment portion के लिए you need to understand कि जाहिर है ये प्लांट एंड इक्विपमेंट किस डेट पे IFRS 5 का क्राइटेरिया मीट करता है. अगर मैं IFRS 5 के क्राइटेरिया को जरा ओपन अप कर लूं, जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन अप दोस IFRS 5 क्राइटेरिया फॉर यू गाइस, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि IFRS 5 बेसिकली जो हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंगली. and I'm not going to like make it difficult for you guys. I'm just trying to make sure what are those things जो हमें अपने जहन में याद रखने हैं या we need to recall those things, वो क्या क्या है, हम उनके मुताबिक ही उसको IFRS 5 के अंदर कैरी फॉरवर्ड करेंगे. Okay, now you can see this is the information which is related to IFRS 5. Okay, a non-current asset should be classified as held for sale when it was held for sale, or a cash generating unit as disposal unit if the carrying value would be recoverable principally through a sale transaction rather than the continued use. तो हम यहाँ बात क्या करेंगे, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर्स कि हम उसको किस बेसिस के ऊपर IFRS 5 में कैरी फॉरवर्ड कर सके. ये कंडीशन आप लोगों ने अप्लाई करनी है एंड यू नीड टू मेंशन दोस थिंग्स. वन थिंग इज द एसेट, in this case the asset or the disposal group, must be readily available for sale in its current state. First criteria. Second, the sale must be highly probable, which means that highly probable in next 12 months. That means that management is committed to the selling plan. There is an aggressive plan to find the buyer and the asset is being actively marketed, and then the sale is anticipated to be finalized within 1 year of being classified as held for sale, and it is unlikely that the plan would be considerably altered or cancelled. I think this is not related to our scope.
हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये लास्ट लाइन नहीं आई, लेकिन the above criteria was clearly mentioned. You can see that Adrenal ने कब stop using the factory, अच्छा वो IFRS 5 के अंदर कोई नॉन करंट एसेट आप कैरी करके ले भी आए, तब भी IFRS 5 उसको यूज करने से मना नहीं करता until and unless the criteria have been met. जो हमने सबसे पहले क्या बात की कि जैसे ही 30th अप्रैल आया, this factory was immediately advertised, or the company has immediately advertised. What the name of the company is? The Adrenal company. Arundel company. Arundel company had immediately advertised each item of plant and equipment for resale at their fair value on this date. On this date. So this date become irrelevant. Even this date become irrelevant. और IFRS 5 कब से अप्लाई हो रहा है? जिस डेट पे आपने उसको एडवर्टाइज करना शुरू किया, और उसी के साथ ही क्योंकि आपने इसको अब वैल्यू करना है फेयर वैल्यू के ऊपर, राइट? फेयर वैल्यू क्या है हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आपने एक ब्रोकर को इन्वॉल्व किया जो आपसे 4% कमीशन लेगा ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट. And again, this plant and equipment, all plant and equipment sale were expected to be sold out within 12 months, but year end 31st December तक कोई भी item अभी तक sell नहीं हुआ. Hence, as the requirement of IFRS 5 were met on 30th April 2007, hence the application of IFRS 5 would be applied on the same date. So, as per IFRS 5, this plant and equipment does not constitute a cash generating unit or a, हमने क्या बात की थी, and we have discussed, it's not meeting or it's not mentioning at a cash generating unit as CGU. If these are non-current asset, hence these should be recorded, or IFRS 5 should be applied as a non-current asset held for sale. So what are those criteria? Now, as far as IFRS 5 is concerned, once the asset was held under IFRS 5 or was considered as non-current asset held for sale, then it should be carried at lower of carrying value or net realizable value. In this case, the carrying value of property, plant and equipment was given as 8,55,000, while the NRV, net realizable value, which is selling price minus cost to sell, would be 8,70,000 multiplied by 96%. Why 96%? We are required to pay, cost to pay. We are required to pay a 4% commission to the broker. Remember? A 4% commission to the broker. This 4% commission. Recall? So ये 4% जो कमीशन पे करें, ये उसकी सेलिंग प्राइस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. Now the value would be 8,70,000 multiplied by 96%. So it's 8,35,200. 8,35,200, which is the NRV of this item. This is the carrying value. As carrying value is higher and the net realizable value is lower, hence an impairment should be charged on this, right? और जो impairment charge करेंगे on the reclassification date, on classifying this as under IFRS 5, an impairment of apologies, an impairment of 8,55,000 minus करिए, an impairment of 19,800 would be charged with respect to this plant and equipment into profit and loss account. So ये आपने expense record कर दिया, right? While on the reporting date, what happens now? What is the carrying value of this asset is now 8,35,000 after you have charged the impairment. Now on the reporting date, the carrying value of this plant and machinery was how much? It's 8,95,000. So if it's 8,95,000, what would be the NRV now, right? On 31st December 2007, so NRV was 8,95,000
और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन लुक इनटू इट कि उसने किस किस जगह पे या किस किस प्रोस्पेक्ट में जाके टेस्ट किया आपको। 8,95,000 मल्टीप्लाई बाय 96%, why 96%? 8,95,000 multiply by 96%. Again, the reason was 4%. We need to pay the commission, right? So 8,95,000 multiply by 0.96, so the or 96%. So the carrying value would be, or now the NRV would be 8,59,200, right? Now, that means the impairment must have to be reversed. IAS 36, irrespective, in this situation, IAS 36 does not apply because IFRS 5 itself provides how the impairment should be charged on that asset. So now, as the recoverable amount or the NRV has increased again, so we can reverse the impairment, but it should never be reversed more than what the actual impairment was charged once this asset was categorized under IFRS 5 as non-current asset held for sale, which is 19,800. Hence, an impairment reversal on the year end was recorded as 19,800. An impairment reversal would be recorded within the profit and loss account, and the asset was again reclassified at 8,55,000, which is the carrying value of that. That's simple, right? We cannot move the value of an asset beyond this amount, right? यही IAS 36 था, हम इससे beyond जा ही नहीं सकते. So we have clarified one point in this case कि हम plant and equipment को कैसे test करेंगे. And now we need to explain the whole thing जो हमने अभी already बात. Second part is factory and building. Now, as factory and building was or should be classified, as the management decided that they are going to split that factory building into 4 smaller units, and on 4 smaller units, किस date को decide किया? Now I'm looking into the second prospect. तो उसमें इस date को देखें, जब हम बात कर रहे हैं dates के ऊपर, तो February was again irrelevant in this case because on this date there was no option available in front of management what management is going to do. But as far as 1st of March is concerned, yes, the management has decided to keep the existing factory building and they are going to divide it into 4 smaller units. But once again, there comes another situation. क्या इसी डेट पे मैनेजमेंट ने अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया? No. So just management plan is not enough to reclassify the factory building, to reclassify this factory building under IAS 40. So यहाँ पर तो ये IAS 40 में move नहीं हो. So the property plant equipment should remain under IAS 40 till this date. अब यहाँ पर आपको एक बड़ी clear understanding मिल रही है कि आपके examiner ने आपको जो भी carrying value दिया है वो दिया ही 30th अप्रैल का है, उससे पहले का दिया ही नहीं है. So if you have any confusion कि मुझे किस डेट पे IFRS 5 के अंदर रिक्लासिफाई करना चाहिए या IAS 40 के अंदर लेके जाना चाहिए, it would be pretty clear to all of you that it should be moved to IAS 40 or under IFRS 5 under the same date, because उससे पहले का तो डेटा ही नहीं है मेरे पास. अगर मैं मूव भी कर लूंगा तो मैं किस डेटा पे या किस वैल्यू पे मूव करूंगा. सो एग्जामिनर ने कुछ एक लूप होल्स आपके क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिए होते हैं. वी नीड टू डिटरमिन व्हाट आर दोज लूप होल्स, और ये प्रीटी क्लियर है, हमें इससे पहले तो वैल्यू नहीं है, तो हम अगर आंसर में इससे पहले की कोई डेट पिक भी करेंगे स्टिल दैट्स रॉन्ग. तो एग्जामिनर उसके लिए मेरे ख्याल में एग्जामिनर को डबल मार्क्स डिडक्ट करने चाहिए. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ लूप होल, स्टिल स्टूडेंट हैज नॉट पिक्ड अप दैट लूप होल. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही एक ओपन एंड शट क्वेश्चन था फॉर ऑल ऑफ अस. If there is a confusion, जब तक हम इस डेटा पॉइंट पे नहीं पहुंचे थे जब तक तो confusion था, but once we reach to this specific part, now there is no further confusion. We are very clear about how we need to account for these things further, right? So ये basic एक understanding है जिसके ऊपर मैं पहले ही बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लूप होल एग्जामिनर जरूर देता है जिसको हमें पिक करना होता है. Okay, now next thing जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, then okay, on 30th April, Adrenal begins. So when we are going to consider this factory as an investment or the factory building into investment property, because once the
process have been initiated by the management, or the conversion process of this property into investment property, or this owner occupied property into investment property have been initiated, only that's the point where we need to decide, yes, now this property would be considered under IAS 40. So जब वो IAS 40 के अंदर क्लासिफाई हो रहा है, तो we need to understand as the management or Adrenal Meyer's owner occupied property as cost model, while the investment properties at fair value model. So this is a prerequisite for Arundel company, that whenever they are going to move in an owner occupied property to IAS 40, they must have to revalue the property under IAS 16 property plan. So in this case, what we are going to do, we need to make sure that the difference between these two values, should be charged or should be considered as a revaluation gain under IAS 16. So what are the values? 159, 1579, 500, and we need to compare this with 1750, 000. Any difference should be charged to the other comprehensive income as other comprehensive income. So the value would be 1750, 000 minus 1579, 500. So a gain of 170,500, gain should be recorded in other comprehensive income as revaluation surplus during the year 31 December 2007. While as this investment property would be moved further, और इसके ऊपर कुछ आपने कंस्ट्रक्शन किया, फर्दर डेवलपमेंट फेज लिया, तो इसकी वैल्यू में, इसी वैल्यू में और कितना ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब कैरिंग वैल्यू कितनी होगी थी जब हमने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मूव किया, 1750000, राइट, 1750000 प्लस हमने कितनी कॉस्ट इनकर करनी थी जिसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करें, a cost of 300,000 was also incurred. So 300,000 की वैल्यू प्लस ऐड किया. So 300,000 की वैल्यू के साथ हमें और क्या ऐड करना है, प्लस बोरोइंग कॉस्ट, बिकॉज this amount was taken out as loan that has an effective interest rate of 6%. तो जैसे हम 6% की बात करें, हमें पता है कि हमें इसको क्या करना है, इसी वैल्यू के ऊपर अपने पास असेस करना, तो हम इसी वैल्यू पे इसको असेस करेंगे. सो ये 6% का जो इंटरेस्ट है ये कैपिटलाइज होगा उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर. नाउ वी कैन सी 300,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, राइट? ओके, लेट मी चेक. Okay, apologies. Okay, 300,000. I'm going to calculate the interest value over here. So interest value is 600,000 multiplied by 6%. Okay, apologies. It's not 600,000, it's 300,000, right? 300,000 multiplied by 6%, the value would be 18,000 just. Okay, 300,000 multiplied by 6%, so it's 18,000, right? But 18,000 whole value is not applicable because हमने तो ये लोन लिया है on 30th April. तो 30th April के बाद May, June, July, August, September, October, November and December. So 8 months. So interest सिर्फ 8 months का ही कैपिटलाइज होगा because उसके बाद वो बिल्डिंग कंप्लीट होगी. Multi divided by 12 multiplied by 8 months. So at 12,000 interest should only be capitalized. So 12,000 जब हम इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? The value would be, investment property would have a carrying value of 1,750,000 plus 300,000 plus 12,000. So the carrying value of this investment property would be 2 million or 20,62,000. Now the fair value of this investment property would be 21,200. So जो 21,20,000. So जो भी difference बनेगा, that difference would be charged as fair value gains on investment property in profit and loss. तो हम वो क्या अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे? 21,000, 21,20,000 minus
20,000, 20 lakh 62,000. So difference is 58,000. This 58,000 fair value gain should be recognized in profit and loss account. You got this idea? ये बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग है जो हमें एग्जामिनर को बतानी है कि हम यहां इसको कैसे अकाउंट फॉर करें, राइट? सो वी हैव कैलकुलेटेड एंड वी हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड इट in our own words. So इसी चीज को आप explain करेंगे one by one, step by step, in the same way, right? So this is how we need to account for these two things. Now, as we are moving to exhibit number 2, so we need to discuss what happened with this exhibit number 2. Using exhibit number 2, तो हम requirement के ऊपर भी तभी आ रहे हैं, and in accordance with IFRS accounting standards, explain with supporting calculation how the new legislation affects the accounting treatment of assets and liabilities of the oil palm division in the year ended 31st December 20x7. So, exhibit number 2 में कुछ हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है और उसमें हमें एक्सप्लेन करना है, सेम रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन कि कैसे न्यू लेजिस्लेशन ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑफ द ऑयल पाम डिवीजन के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे इंपैक्ट किया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू एग्जिबिट नंबर 2, राइट? ओके, सो दिस इज एग्जिबिट नंबर 2 इन विच वी हैव टू डिस्कस कि हमारे पास जो नई लेजिस्लेशन आई है वो कैसे. सो न्यू लेजिस्लेशन, Arundel operates an oil palm division which produces palm oil for the use in biofuels. So, अच्छा काम करें, biofuels के लिए use करें. The division includes an oil palm plantation and a processing plant. एक तो plantation का एक portion है oil palm के और दूसरा portion है processing plant का. Both of which were brought into the use in 2001. And which were expected to be used for 25 years. अगले 25 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं, right? Okay. The production process involves growing fruit on oil palm trees, harvesting the fruit, and then processing the extract palm oil. The palm oil is then sold to biofuel producers. तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, कि अरंडल कंपनी क्या क्या प्रोसेसेस कंटिन्यू करी और उससे क्या चीज आती है और फिर उसको प्रोसेस कैसे करी. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में फ्रूट को ग्रो करना ऑन द पाम और ट्रीज. तो यहां पर कहीं ना कहीं IAS 41 एग्रीकल्चरल एसेट आपको नजर आ रहा होगा कि एग्रीकल्चरल एसेट की एप्लीकेशन नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ, राइट? जो हमें अभी समझ में आ रही कि अगले 25 साल तक वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा. और प्रोडक्शन प्रोसेस में होता क्या है कि वो फ्रूट ग्रो करता है ऑन पाम ऑयल ट्रीज और फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं फ्रूट को और फिर उसको प्रोसेस करके ऑयल पाम बनाते हैं. देन द पाम ऑयल इज सोल्ड टू द बायोफ्यूल प्रोड्यूसर. तो जो बायोफ्यूल प्रोड्यूसर बना रहे हैं उसको वो ऑयल पाम पाम ऑयल सेल कर देते हैं. ऑन 31 December 2007 क्या हुआ? न्यू लेजिस्लेशन वाज अनाउंस्ड टू कॉम्बैट deforestation and reduce greenhouse gas emission. So दो प्रोसेस को टैकल करने के लिए एक नई लेजिस्लेशन, एक नई कानून बना और वो कानून क्या कह रहा है कि आप डिफोरेस्टेशन को रोकेंगे और ग्रीन हाउस इमिशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया कि आपने एक नया कानून. अब नया कानून का इम्पैक्ट क्या आ रहा है? दिस प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ पाम ऑयल एज अ बायोफ्यूल फ्रॉम 1st January 2022. So 2002 तक या 1st January 2002 के बाद आप लोग पाम ऑयल को फर्दर यूज नहीं करेंगे, विच इज 4 times फ्रॉम नाउ. देखिए 31 December 2007 है तो 1st January 2008 आएगा तो 1st January 2002 तक आपके पास टाइम है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो 4 years, exactly 4 years बनते हैं. Adrenal has identified that this is an indicator of impairment for the oil palm division. Now, what happens? IAS 36 applies in this case. Two standards. IAS 41 agricultural asset जो बहुत अरसे बाद एग्जामिनर यहाँ टेस्ट. And second was the IAS 36
दो स्टैंडर्ड एग्जामिनर यहां टेस्ट कर रहा है एज ऑफ नाउ। अरेंडल्स पाम डिवीजन इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट, और ये आईएएस सर्विसेज की एप्लीकेशन किस पे हो रही है? CGU के ऊपर, कैश जनरेटिंग यूनिट के ऊपर। At 31/7/2007, the carrying amounts of its current and non-current assets were as follows. क्या क्या वैल्यूएशन है जरा लेट्स लुक इनटू इट। कैरिंग अमाउंट्स, ओके, सो लैंड एंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की वैल्यू है 5408, ऑयल पाम ट्रीज की वैल्यू है 594, करंट एसेट हार्वेस्टेड फ्रूट्स 120 और एक्सट्रैक्टेड पाम ऑयल 180. So the total value of the assets would be 6302. Total value of the assets was 6,302 thousands, 63 million, 6.3 million, apologies. The initial carrying amount of the plantation land included the estimated cost of legal obligation. The initial carrying amount of plantation land, ये जो plantation land है हमारे पास, plantation land जिसके अंदर estimated cost of legal obligation to reforest the land when the palm oil production ceases after 25 years. तो एक आपने restructuring provision भी add किया हुआ था. The carrying amount of the reforestation provision was 4,50,000 at 31 December 2007. तो उस डेट पे उसकी वैल्यू, कैरिंग वैल्यू भी, right? And expected future cost to reforest the land are unchanged from the initial estimates. तो अभी तक उसका change further नहीं आया. At 31 December 2007, the present value of the net cash flows expected to be generated by the cash generating unit, non-current assets over the following 4 years was 3.15 million. तो जो कैश जनरेटिंग यूनिट हमें फ्यूचर में कैश इनफ्लोज देगा वो वैल्यू है आपके पास 3.15 million, and the fair value of cost to sell of disposal of the non-current asset was 5.1 million. तो अगर आप इन तमाम के तमाम नॉन करंट एसेट को बेचे तो 5.1 मिलियन है, which reflects the fact any buyer would assume the obligation to वो reforest the land. तो वो को reforest भी करेगा लैंड को, तो आपको वहां प्रोविजन पे नहीं करनी पड़ेगी. इट मींस आपका प्रोविजन ऑल टुगेदर मर्ज हो गया. नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि हमें सबसे पहले तो IAS 36 को अप्लाई करना है, राइट? जब आप IAS 36 को अप्लाई करें तो आपको ये देखना है कि किन किन आइटम्स के ऊपर इंपेयरमेंट कॉस्ट. अब एक चीज याद रखिएगा, आई थिंक एज फार एज वी नीड टू, आई थिंक there are two basic situations. Some of the student would have considered this whole value of the section और वो उसको कंसिडर करेगा कि ये इंपेयर हो चुका. लेकिन जब आप देख रहे हैं अपने आंसर के अंदर आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा कि वो कह रहा है कि the present value of net cash was expected to be generated by the cash generating units, non-current assets. वो करंट एसेट की बात ही नहीं कर रहा. तो करंट एसेट अभी तो इस लेजिस्लेशन ने डिसअलाउ नहीं किया पाम ऑयल को, तो इस करंट एसेट की वैल्यू वाज नॉट impacted by this new legislation. So the carrying value of this item would have been no impact due to this indicator of impairment, the legislation. So legislation का impact सिर्फ इन दो आइटम्स पे आएगा जो आपके पास नॉन करंट एसेट्स है, राइट? अच्छा, ये तो बात हो गई. अगर नॉन करंट एसेट पे उसका इंपैक्ट आएगा तो क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें देखना है. तो IAS 36 कहता है कि जब कभी कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर आएगा, which was the new legislation in this case, we had to run the impairment test. So जब आप impairment test run कर रहे हैं तो इंपेयरमेंट टेस्ट में हमें क्या करना है? इंपेयरमेंट टेस्ट कहता है यू नीड टू कंपेयर द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम विद इट्स रिकवरेबल अमाउंट, एंड इफ द कैरिंग वैल्यू इज हायर and the recoverable amount is lower, only then an impairment should be charged to the profit and loss account. Now next thing is, हम जब यहां ऐसे बात करें, what is recoverable amount? Recoverable amount is always higher of the higher of value in use, or it's NRV. What is NRV in this case? It's $5.1 million. And what is value in use? That was
$3.15 million, right? तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? वी हैव टू यूज दिस वैल्यू, राइट? तो रिकवरेबल अमाउंट होगी $5.1 million. एंड व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट आइटम? दैट्स इंपॉर्टेंट. तो कैरिंग वैल्यू, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों है, तो कैरिंग वैल्यू आपके पास क्या होगी? 5408 प्लस 594 minus 450. So the carrying value of these item would be, carrying value of these items जो हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे वो क्या होगा हमारे पास? That would be, okay, sorry, it's 5408 plus 594 minus 450. So sorry, 450. So total value or carrying value would be 552. As this carrying value is higher now and the recoverable amount is lower, an impairment should be charged 5100. I would mention this as 5100 for your understanding. It's 5100. So the impairment would be charged at the value of $452,000, right? I believe that was the impairment that was charged, right? And this impairment should be charged to the profit and loss account minus 5100. Yes, $452,000 impairment would be charged to the profit and loss account due to this new legislation. While you need to mention that as harvested fruit and expected palm oil were current assets and those are not prohibited right now due to resulting from this legislation, hence they have not lost their value and they can be sold at the same at the price which was already mentioned there. But once we are considering, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट जो शायद हम IAS 41 वाला छोड़ गए जिसको हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए था, that was these oil palm trees. As these oil palm trees are the animal and living animals and plants category, but specifically IAS 41 mentioned that these oil palm trees are bearer plants. Hence, these bearer plants should be recorded under IAS 16 property, plant, and equipment, and they must have to be depreciated over the useful life of 50 years. So this should be recorded within that amount. Secondly, now these palm trees should be accounted for the impairment under this section. Now, अच्छा impairment तो आपने रिकॉर्ड कर लिया और ये किस डेट पे रिकॉर्ड किया? ये आपने रिकॉर्ड किया है on 31st December. अब उसके बाद आप लोगों ने ये भी उसको बताना है कि इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, right? In the year ended. यहां तक तो अच्छा, again I think explains protocol how the legislation would affect the accounting of these asset liabilities in the year ended. So fine, I think we are not supposed to explain anything else. हमें यहां तक बता दिया, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 31st December तक हम इसको क्या अकाउंट करेंगे. We have done it correctly. एग्जामिनर ने जितना हमसे पूछा था हमने उसको उतना बताया. Now, if a student is going to explain things beyond this means that as now they have the remaining useful life for 4 years, so the carrying value of these plant, अच्छा अब इसको पहले आप ये impairment जो है, इस impairment के बाद आप उसकी carrying value भी ज़ाहिर है palm oil और trees, oil palm trees और land and equipment की value कुछ reduce होके भी कुछ record होगी, तो हम उसको कैसे record करेंगे? Let me check. It's 5408. ये क्या है? Land, plant and equipment. Land, plant, property, plant, equipment, right? It's 5408. और उसी के साथ हमारे पास जो second value है oil palm trees की, it's 594. Oil palm trees. So oil palm trees 540, right? 594 और इस पे जब आप इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू वुड बी 5408 प्लस 594, सो टोटल वैल्यू इज 6002 और इम्पेयरमेंट कितना है हमारे पास? 400 एंड क्या वैल्यू था? The value from 4,52,000. 4,52,452, right? 000 was common there, right? So how much impairment we charge to the plant?
क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बताया हुआ कि कौन सा प्लांट कितना हमारे पास इंपेयर हुआ मल्टीप्लाई बाय 452, और इसी तरीके से सेकंड पार्ट 5402 5408, it's 5408, right? 5408 divided by 6002 multiplied by 452, so it's 407. 407 का इम्पेयरमेंट चार्ज होगा लैंड प्लांट एंड इक्विपमेंट को, और इसी तरीके से यहां पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास ओके दैट वुड बी 594, बल्कि ऐसे कर लेते ना, 452 minus 407, rather calculating it 452 minus 407, so remaining 45 की इम्पेयरमेंट, और कैरिंग वैल्यू क्या रिकॉर्ड हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, it should be 5408 minus 407, so it's 5001. The carrying amount of this land, plant and equipment would be recorded as $5,001, while palm trees would have a carrying value of 594 minus 45, so it's $549 million. So ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, and that value was exactly the same जो हमारे पास यहाँ ऊपर रिकॉर्ड हुई थी, that was 5100 million, 5.1 million, right? So ये basic आपकी calculation है जो आपको दिखानी है, और you need to explain the same. Now, the next part is about the provision. The provision, because we are not provided with any further information relating to the provision must have to be remeasured based on the assessment that the provision value would have been increased, and the assessment would have been carried out, and the present value should be calculated based on the 4-year estimate, and the estimate must have to be revised relating to this reforestation provision, because the company is not planning to dispose of this equipment section, but they are going to use it further. So that's how we need to account for these things, right? You got this idea कि हम कैसे impairment को यहाँ पर account for कर रहे हैं, right? Okay, this is what we have discussed right now. अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो second part रह जाएगा, that is related to the next question, जिसके ऊपर हम कुछ बात कर रहे होंगे, जो हमने अभी बात की थी. इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं within next 5-7 minutes or 10 minutes. मैं 10 मिनट्स ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहा हूं, और इस 10 मिनट ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम फर्दर इसको कैसे लेके चलें, राइट? सो विल बी ज्वाइनिंग बैक आफ्टर 10 मिनट्स. Okay, let's discuss about the next part of our today's webinar portion, जिसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि IFRS 9 की एप्लीकेशन क्या है, और IFRS 9 किन टेक्निकल एरियाज को देख रहा होता है. And it's a very good question to understand how IFRS 9 would apply to the specific situations. Now, let's see. Carroll Company operates in a leisure and recreational sector. It prepares financial statements in accordance with International Financial Reporting Accounting Standards. Its final year end is 31st December each. Its financial year end is 31st December each year. अच्छा, हर साल 31st December को इसका year end है. Now, the following exhibits available on the left-hand side of the screen provide information relevant to the following question. अब क्या-क्या चीजें available हैं, exhibits क्या हैं, और हम उनको assess कैसे करना है. First one is convertible instruments. Provides information about convertible instruments which Carroll might issue. First exhibit में कुछ convertible instruments के बारे में information है which Carroll might issue. Second, key performance indicators provide information about key performance indicators calculated for year ended 31st December 2007. Information should be used to answer the question requirements within your choose and response options. So by the way, we are looking into the requirement first before reading out to the exhibit. तो ये हमारा हमेशा फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है. जैसे हमने बैकग्राउंड समझा, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड को समझने के बाद द सेकंड टास्क इज हम ये समझें कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के बाद हम आगे लेके चलेंगे कि अब हम आगे इन चीजों को असेस कैसे करेंगे, या उन रिक्वायरमेंट्स के बाद हम ये देखेंगे कि हमें कैसे इसको अप्लाई करना है ऑन द एग्जिबिट, राइट? Okay,
using Exhibit 1 and in accordance with इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इस पेपर में एक चीज जो मुझे बहुत ही एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट नजर आया, दैट इज विद इन द रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनर हैज नेवर मेंशन एनी स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड नंबर आप लोगों को यहां खुद डिटरमिन करने हैं। व्हाट हैपेंस हियर हम ये बात करेंगे, लेकिन लेट्स सी एक्सप्लेन व्हाई कैरल should recognize the convertible loan notes as a liability and the convertible preference shares as a compound instrument। तो वो करा भाई के, अच्छा यहां पर एक चीज क्लियर आपको मैं बताता चलूं कि एग्जामिनर ने आप लोगों के लिए एक आसानी की है। एक्सप्लेन व्हाई कैरोल शुड रिकॉग्नाइज कन्वर्टेबल लोन नोट्स एज अ लायबिलिटी। उसने खुद आंसर दे दिया है कि कन्वर्टेबल लोन नोट्स को लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज करना है। सो यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाई। करना यही है, लेकिन क्यों करना है दैट्स इंपॉर्टेंट। वो हम जब पढ़ेंगे अपना एग्जिबिट तो हम उस पर फिर इसको डिस्कस भी कर रहे होंगे, लेकिन ये बात हमें यहीं पे समझ में आ गई कि हमें करना क्यों है। Explain with calculations the amount which Carol should recognize in its financial statements for the year ended 31 December 2008 in relation to both instruments। तो इन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हमें क्या इंफॉर्मेशन है और हमें क्या चीज रिकॉग्नाइज करनी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो हो गया हमारा एग्जिबिट नंबर 1, राइट। एग्जिबिट नंबर 2, क्योंकि हमें यही बी से समझ में आ रहा है कि एग्जिबिट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन हम एग्जिबिट 2 या हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 को बी को देख ही नहीं रहे। वी आर जस्ट कंसिडरिंग रिक्वायरमेंट नंबर 1 इन आवर राइट इन आवर डिस्कशन राइट नाउ। और हमें एग्जामिनेशन में भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि हम एग्जिबिट नंबर 1 को पहले आंसर करेंगे, और जब हम एग्जिबिट नंबर 1 को आंसर कर चुके होंगे देन विल मूविंग टू एग्जिबिट नंबर 2 और रिक्वायरमेंट नंबर 2। सो लेट्स डिस्कस। यहां पर हमें दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं एग्जिबिट नंबर 1 से रिलेटेड। नंबर 1, हमें ये जस्टिफाई करना है कि कन्वर्टेबल लोन नोट्स को हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये इमीडिएटली व्हेन यू आर रीडिंग आउट द रिक्वायरमेंट you can find out यार convertible loan notes को liability कैसे recognize कर सकते हैं। It's a problem now for us, right? Second, convertible preference shares को compound instrument। तो हमने तो यही बात की थी कि convertible loan notes को हम compound instrument ही consider करेंगे, लेकिन we don't know कि यहाँ पर situation क्या है। फिर हम उस situation के prospect से उसको analyze कर रहे होंगे, right? Okay, let's discuss about द एग्जिबिट। और हम एग्जिबिट को जरा पढ़ते हैं और फिर एग्जिबिट के बाद हम इसको कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को यहां से लेके चलेंगे। ओके ओके, देन द मैनेजमेंट ऑफ कैरोल इज कंसिडरिंग issuing one of the two financial instruments to raise $5 million। तो कंपनी कोई दो इंस्ट्रूमेंट इशू करने जा रही है, दो में से कोई एक इंस्ट्रूमेंट इशू करने जा रही है। वो कंसिडर करिए दो इंस्ट्रूमेंट, उनमें से कोई एक इशू करेगा ताकि $5 मिलियन का फंड रेज कर सके। द प्रोसीड्स वुड बी यूज्ड टू फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंशन। द इश्यूज वुड टेक प्लेस ऑन 1 जनवरी 2018। तो ये इश्यूज किस डेट को होंगे? 1 जनवरी 2018 को। तो हमें यहां पर अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ रहा है। अगर हम यहां बात करें तो उससे हमें ये कहा हुआ है कि आप 31 दिसंबर 2018 को इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो रिक्वायरमेंट इज नॉट अबाउट 31 दिसंबर 2017, इट्स अबाउट 31 दिसंबर 2018। तो हमें एक साल फ्यूचर का जाके एसेस करना है कि वहां इंपैक्ट क्या हो रहा होगा, राइट? ओके, लेट्स गो बैक एंड सी द रिक्वायरमेंट अगेन, द एग्जिबिट अगेन। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन वाज option number 1, $5 million convertible loan notes। 5 million convertible loan notes हम उसको कैसे लेंगे? The loan notes would each have a par value of $1,000। They would pay coupon interest at 9% each year in arrears and be redeemable at par at an option of the holder 3 years after the issue। तो 3 सालों के बाद जो भी इशू होगा आपने उसके बाद उसको क्या करना है? पे ऑफ करना है। राइट नाउ $1,000 का पार वैल्यू का लोन नोट है और ये कन्वर्टेबल है।
एट पार बी रिडीमेबल, या तो पार पे रिडीम कर देंगे या फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे 3 सालों के बाद एट द ऑप्शन ऑफ द इश्यू, जो होल्डर है उस ऑप्शन का, राइट? ओके। अल्टरनेटिवली द होल्डर में चूज टू कन्वर्ट द लोन नोट, या तो कैश में रिडीम करेगा या कन्वर्ट करवा सकता है। और कन्वर्ट क्या करवा सकता है? कन्वर्ट करने के लिए इसकी ऑप्शन ये है कि वो इस होल्डर इसको कन्वर्ट करे लोन नोट्स को एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 years टर्म, 3 सालों के अंदर, इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉट एनी सॉर्ट ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बट वेरिएबल नंबर। अच्छा, ये वेरिएबल नंबर क्या है, हम इसको जरा समझ लेते हैं ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि वेरिएबल नंबर किसकी बात कर रहा है, राइट? या उसको क्या कहता है वेरिएबल नंबर है। द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन वुड रिजल्ट इन ईच $100 लोन नोट being exchanged for a number of ordinary shares whose total fair value on the conversion date is equal to 1000। यहां आते आप बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लें। अच्छा, एक बात समझने के लिए कि इसको आप लोन नोट कह क्यों रही हैं, या इसको आप क्यों लायबिलिटी कंसिडर करें कन्वर्टेबल लोन नोट को। अच्छा, सिनेरियो पढ़ के एक बात तो हमें अंडरस्टैंडिंग, हमें खुद ही अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप शेयर्स को, आप लोन नोट को कन्वर्ट करें इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, वेरिएबल नंबर होगा, वेरिएबल नंबर होगा तो फिर लायबिलिटी है। अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ, आप नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करें तो फिर उसमें कुछ पोर्शन लायबिलिटी है, कुछ इक्विटी। इसको हम कहते हैं कि हम इसको एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करेंगे, या हम इसको क्या बात कर रहे थे, कन्वर्टेबल लोन नोट को हमें कंसिडर करना है कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के तौर पे मतलब हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई डेट पोर्शन भी है और इक्विटी पोर्शन भी है। लेकिन यहां पर आप एक बात बड़ी क्लियरली समझ, पहला पॉइंट, आपका लोन नोट $1000 का है, एक लोन नोट, और अगर आप इसको रिडीम करने जाएंगे तो कैश $1000 दे दे। लेकिन अगर आपका लोन नोट होल्डर आपसे वो $1000 नहीं ले रहा, वो कहता मुझे शेयर्स दे दो, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके पास एक ऑप्शन है, तो जब आप शेयर्स देंगे उन शेयर्स की आज जो मार्केट फेयर वैल्यू है, यानी आपने उसको 10 शेयर नहीं दे देने, आपने उसको नंबर ऑफ शेयर्स वो देने हैं जो $1000 के इक्विवेलेंट होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके शेयर की वैल्यू 10 है तो हमें कितने शेयर देने पड़ेंगे, 100। अगर शेयर की वैल्यू 20 हो जाती है तो हमें सिर्फ 50 शेयर देने पड़ेंगे। यू गॉट दिस आइडिया कि यहां पर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब नंबर ऑफ शेयर्स डिलीवर कर रहे हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली उस लोन की वैल्यू को मीट कर रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स कर लेता तो हो सकता है शेयर्स की फेयर वैल्यू बढ़ जाए और जो लोन नोट होल्डर है वो क्या करेगा, वो शेयर्स ही देगा ताकि उसको बेनिफिट ज्यादा हो। लेकिन इस केस के अंदर इररिस्पेक्टिव, कन्वर्टेबल लोन नोट के केस के अंदर इररिस्पेक्टिव आपका लोन नोट होल्डर कैश ले या शेयर्स ले, उसको बेनिफिट कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, उसको वही $5 मिलियन वापस मिलेंगे। दैट्स द बेसिक आइडिया। हाँ, अब आप कहेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन रेज हो सकता है कि अगर दोनों में बेनिफिट सेम है, अगर दोनों सिचुएशन में उसको बेनिफिट 5 मिलियन का है तो फिर कन्वर्जन ऑप्शन क्यों दिया। इन सम jurisdictions it was given by tax authorities a benefit कि आप अपने उस लोन को कैश में रिसीव ना करें बल्कि आप क्या कर रहे हैं, उसको शेयर में रिसीव कर ले। तो ये एक एडिटिव एडवांटेज इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ टैक्स मैटर्स ये एक मिल रहा होगा, नॉट जनरली। सो यहां पर अगर हम अपनी असेसमेंट ये लें कि उसको कई बेनिफिट हो रहा है तो वो टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से हो रहा है, कंपनी की तरफ से उसको कोई बेनिफिट नहीं है। कंपनी ने उसको कैश भी 5 मिलियन देना था, 5 मिलियन कैश ले लो, या 5 मिलियन के मेरे से आप शेयर दे लो, राइट? लेकिन मैं आपको कभी भी 5 मिलियन से ज्यादा का बेनिफिट नहीं दे रहा। 5 मिलियन दिए, इस 5 मिलियन के ऊपर आप 9% इंटरेस्ट पे, यू कैन सी यहां एक और आइडिया है कि उसने 9% से ऊपर वैल्यू नहीं दी थी। उसने कहा भाई ये मार्केट इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट। इससे कहीं नहीं बताया कि ये कन्वर्टेबल लोन नोट में अगर कन्वर्जन ऑप्शन ना होता तो ये इंटरेस्ट रेट चार्ज होता।
तो ये तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें दी हुई है कि यहाँ पर 9% एग्जैक्ट आपको उसने इंटरेस्ट रेट दिया, राइट। तो अब आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी, ज्यादा आपको इसमें असेस करने की जरूरत नहीं है। बट बाय द वे IAS 32 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन को कब मीट करता है, जब आपके पास वो कन्वर्जन ऑप्शन इज नॉट अ डेरिवेटिव एंड इट रिजल्ट्स इन एन इश्यूएंस ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स। तो जैसे ही वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो अमाउंट आपने वापस देनी है दैट एग्जैक्टली मैचेस विद द वैल्यू, तो वो फिर एग्जैक्टली उसी सेम वैल्यू के ऊपर अलाइन भी होगा। और फिर हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, अ लायबिलिटी, इट्स नॉट अ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। सो इन दिस केस हमने ये असेस कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, कन्वर्टेबल लोन नोट हमारे पास क्या कहलाएगा, debt instrument or a liability, right? Okay, then option number 2 is $5 million convertible preference shares. हम अभी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ए के पार्ट 1 को आंसर कर रहे हैं कि मैं पहले कन्वर्टेबल लोन नोट को लायबिलिटी क्यों कहूंगा और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को मैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट क्यों कहूंगा। ये बड़ी क्लियर सी अंडरस्टैंडिंग है और एग्जामिनर ने ऑलरेडी हमें आंसर में मेंशन कर दिया। The preference shares would be issued at par, that is the value of 5 million. Carroll would have an obligation to pay the compulsory annual dividends at 9% each year in arrears. The 3 years after the issue, the shares would be mandatorily convertible into ordinary shares at the rate of 1 ordinary share for each 5 preference shares. You can see here. Fixed number of shares. We have to convert fixed number of shares or fixed number of preference shares, or we will be receiving, the preference shareholder is going to receive fixed number of common shares. तो फिर आप इसको कहते हैं ये क्या हो गया है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, इसमें वेरिएबल नंबर नहीं रहा, फिक्स नंबर है ना। लेट्स सी आगे हम बात करते हैं। देयर वुड बी नो ऑप्शन टू रिडीम फॉर कैश। अच्छा, ये कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट भी हो सकते हैं शेयर्स में, और इसके अंदर ये ऑप्शन फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर इसमें कैश रिडम्पशन होता, तब भी ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कहलाता, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इसमें कन्वर्ट हो रहा है वो फिक्स है, राइट। और उस फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, ऑलरेडी दीज शेयर्स आर नोन बाय एन इंडिविजुअल, तो वो अपने ड्यू डिलिजेंस के जरिए, अपने एनालिसिस के जरिए इवैल्यूएट कर सकता है कि इस कंपनी की शेयर प्राइस अगले 3 सालों में कहां जाएगी और मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है। तो फिर उसमें वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट, एक अच्छा बेनिफिट लेने के लिए फ्यूचर में जाके एक अच्छा बेनिफिट लेने के लिए वो अपने इंटरेस्ट रेट को क्या कर सकता है, थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा। यहां पर आपको ये एग्जांपल नजर आएगी, लेकिन इस ऊपर के केस में उसे 9% इंटरेस्ट दिया क्योंकि उसका बेनिफिट एक्सटेंड नहीं हो रहा, उसको ये पता है मुझे शेयर्स मिलेंगे या कैश मिलेगा, दोनों की वैल्यू 5 मिलियन ही। लेकिन जब आपने नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स कर लिए ना, दैट मींस कि अब अगर शेयर की या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिल सकते हैं और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और उस ज्यादा, अपॉलॉजी, नॉट नंबर ऑफ शेयर्स, ज्यादा बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, और उस बेनिफिट को लेने के लिए मैं आज के दिन थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। तो वो जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना, वो इक्विटी पोर्शन है, कंपनी ने अपने इक्विटी को स्टेक पे लगाया और वो इक्विटी पोर्शन में अकाउंट फॉर होगा। नाउ लेट्स सी, यहां पर ऑप्शन ये है कि वो कह रहा है मैंने इसको रिडीम नहीं करना, नो रिडम्पशन इनटू कैश। तो जब ये रिडीम नहीं हो रहा तो फिर इक्विटी पोर्शन क्या कहलाएगा, उसके ऊपर बात करें, राइट। लेट्स सी। Similarly, non-convertible preference shares would pay. Similar non-convertible preference shares would pay an annual dividend of 12% per annum. तो यहां पर इंटरेस्ट कितना बन गया, 12%। अब हमें देखना है कि हम इसको क्यों अकाउंट फॉर करें, तो हम उसको बताएंगे एज द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स would carry interest of 9%, and based on this 9% interest rate, these convertible preference share would be converted into one common share, or each 5 preference shares
those were issued to the holder would be converted into one common share after 3 years, and they don't carry any sort of redemption option. As the number of shares are fixed in this case, hence as per IAS 32, these shares or these preference shares would be considered as compound instrument, and we have to differentiate the equity and the liability portion from the issues of these preference shares. So this was how we need to assess इक्विटी पोर्शन क्या है और लाइबिलिटी पोर्शन क्या है, लेकिन हमें उसकी इन रियल एसेंस को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर एप्लीकेशन क्या है, राइट? ओके, नाउ let's discuss about the second part of the requirement. और second part of the requirement क्या था? Explain with the calculations the amount which Carol should recognize in its financial statement for the ended 31st December 2008. तो 31st December 2008 को जो कैलकुलेशन हमारे पास आ रहेगी, उस कैलकुलेशन को क्या करना है और वो कैसे अकाउंट फॉर करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऑन व्हाट डेट? 31st December 2008. तो हमें ये देखना है ये शेयर्स इशू कब कर रहे हैं, ये इशू कर रहे हैं हम 1 जनवरी 2006, राइट? 1 जनवरी 2006. तो एक साल के बाद क्या सिचुएशन होगी? तो पहले हम बात करते हैं कन्वर्टेबल लोन नोट की, राइट? पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वर्टेबल लोन नोट, राइट? कन्वर्टेबल लोन नोट और कन्वर्टेबल लोन नोट की जब आप बात करें तो कन्वर्टेबल लोन नोट को इनिशियली किस पे इशू करेंगे और कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? दे शुड बी रिकॉर्डेड एट द फेयर वैल्यू. तो जब आप कन्वर्टेबल लोन नोट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे तो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 1 जनवरी 2008 एट फेयर वैल्यू ऑफ, जो आपकी और अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है, तो ये रिकॉर्ड होगा 5 मिलियन की वैल्यू के ऊपर, राइट? और 5 मिलियन की वैल्यू के ऊपर जब रिकॉर्ड होगा तो आपने इसको एमोर्टाइज करना है टिल 31 दिसंबर. तो 31 दिसंबर के ऊपर इसके ऊपर क्या आप चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट, क्योंकि ये एरियर्स में इंटरेस्ट चार्ज हो, पेमेंट होगी. तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, वैल्यू इज 5 मिलियन. 5 million multiplied by 9%, the value is 4,50,000. यही हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है और ये आपकी टोटल लायबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 5,450,000. और इसमें से अब आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है पेमेंट, और पेमेंट कितना रिकॉर्ड होगा? इफ यू रिकॉल द फॉर्मेट, सो पेमेंट रिकॉर्ड होगा 4,50,000, राइट? और क्लोजिंग लोन की लायबिलिटी या क्लोजिंग लायबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? अगेन 5 मिलियन वैल्यू, राइट? तो हमारे पास एग्जैक्टली 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 2018 को जो हमारे पास लोन नोट, कन्वर्टेबल लोन नोट रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड होगा at the value of 5 million in the books of accounts as a non-current liability, while along with this we have to recognize an interest expense of 4,50,000 in our profit and loss account, which would be paid on the same date, on 31 December 2018. Hence the loan should be recorded in this way. तो लोन के लिए कन्वर्टेबल लोन नोट की तो प्रॉब्लम नहीं रहा. अब जो सेकेंड सिचुएशन है दैट इज कि हम इन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे. तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को अकाउंट फॉर करने के लिए यू नीड टू कंसिडर द पेमेंट ऑफ दीज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो हमें रिकॉर्ड करना है पेमेंट्स, और पेमेंट्स कौन कौन सी हैं? फ्यूचर पेमेंट्स, राइट? कितने साल आगे पेमेंट करना है? प्रेफरेंस शेयर्स कितने साल रहेंगे? Issued. The preference shares were issued at par. Carol would have an obligation to pay a compulsory annual dividend of 9%. ये interest है each year in arrears. In arrears, 3 years after issue, the shares would be mandatorily convertible into ordinary shares. तो हमें क्या करना है? यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है, और वो कितना है? 9%. Apologies, 9% है ना? Yes, 9%. 9% of 5 million dividend कितना बनेगा? 9%, 5 मिलियन का 9%, आई थिंक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इक्वल्स 4,50,000. तो हमें पेमेंट करनी है 3 सालों के लिए. कितनी पेमेंट करनी है? 4,50,000 ईयर 1,
4,50,000 year 2 and 4,50,000 in year 3. Why I am mentioning 4,50,000? Because तीसरे साल के बाद तो आपका लोन नोट मैंडेटरीली कन्वर्ट होगा कॉमन शेयर्स के अंदर, तो पेमेंट तो करनी नहीं है। अगर पेमेंट करनी होती, ऑप्शन होता, तो उस पेमेंट को मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ एड अप कर लेता। बट एज वी आर नॉट सपोज्ड टू पे दैट अमाउंट, तो हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में पे नहीं करनी, बल्कि उसके अगेंस्ट क्या करना है, शेयर्स कन्वर्ट कर लेने हैं। तो फिर यहां पर ये अमाउंट 4,50,000 ही आएगा। यूनिटी रिकॉर्ड। अब आपने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है एट द रेट ऑफ 12%, राइट। और फिर हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ द लोन, राइट। अब वैल्यू ऑफ द लोन अगर हम निकाल रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द लोन क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द लोन, ओके, इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या था, ओके, लेट मी कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट रेट within the Excel sheet, and I think that would be very easier for us. आप लोग के एग्जामिनेशन में भी Excel sheet दिया होगा, and you need to consider कि हमें उस Excel sheet को कैसे यूज करना है. Just giving you an example. So you need to calculate. First thing what we have calculated is we have provided payments, और हमारे पास payments की वैल्यू क्या है, payments हैं year 1, 2 and 3, और payments के लिए 4,50,000, right? Okay. Just a minute. I believe if these values were there for you, those are very easy. Okay, 4,50,000. Again, the same value would be used for 2 further years, as I have already mentioned. कि हमें payment ये करनी है. Discount factor at the rate of 12%. तो discount factor at the 12% क्या होगा? Is equal to 1 divided by 1 plus 12%. Bracket close. और इसकी पावर क्या होगी, पावर 1। आप बेशक इसको यहां से रेफर कर दे, ईयर 1, राइट। सो डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मैं उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। लेट्स सी। सो डिस्काउंट फैक्टर फॉर 3 इयर्स वैल्यू क्या होगी, लेट्स सी। दीज आर द डिस्काउंट फैक्टर्स फॉर ईयर 1, 2 एंड 3, और यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, राइट। सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, ओके, लेट्स सी हमारे पास 0.893, 0.797, 0.893, 0.797, I believe, 2.797, yes, 797, and then 0.712, 0.712, 12%, right? I think that was 12% interest factor. Apologies. We have the 12% factor. Yes, it is 12%, right? Again, it's okay. Again, it's 12%. Yes, and again, it's 12%, right? अच्छा, 12% की जगह आप 0.12 भी mention कर सकते हैं. But now the present value would be calculated in this way. So this value is there. Then we have to copy these things. और मैं, okay. So I'm not going to replicate the whole data in our sheet. और मैं यहाँ पर simple इसको sum करूँ. So the present value of the future payments of the loan is 1080824, 1080824. ये हमारे पास लोन की वैल्यू है. So what is equity value, right? अच्छा, मैं इस present value से पहले let me 1080824, right? और ये हमारे पास क्या है, let me erase this one. ये हमारे पास क्या आएगा, this is the value of the loan, right? So total proceeds हमें कितने मिले, total proceeds of the loan were 5 million. Apologies, total proceeds of the loan was 5 million, right? 5 million में से ये अगर हमारे पास डेट पोर्शन है तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, इक्विटी पोर्शन, राइट? इक्विटी, और इक्विटी पोर्शन क्या बनेगा, 5 million minus, okay, let me calculate within the Excel sheet. So it's 5 million, 1 2 3 1 2 3, 5 million, or 5 million equals this 5 million minus this value. So the total value of the loan note would be 3919176, 3919196. So this is the value जो हमारे पास लोन नोट
या इक्विटी पोर्शन रिकॉर्ड होगा. सो डबल एंट्री दैट यू आर गोइंग टू गिव टू योर एग्जामिनर वुड बी डेबिट एंड क्रेडिट, एंड डेबिट वुड बी द कैश, और कैश कितने से रिकॉर्ड होगा, 5 मिलियन, राइट. और क्रेडिट में आप लोन रिकॉर्ड करेंगे. लोन की वैल्यू कितनी है, अपॉलॉजीज, लोन वैल्यू इज 1080824, 1080824, एंड लायबिलिटी के बाद इक्विटी पोर्शन, इक्विटी जिसको मैं रिकॉर्ड करूंगा अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी के पोर्शन में वैल्यू आएगी 3919176, राइट. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी पोर्शन. ओके, नाउ हमने ऑलरेडी बात की कि इक्विटी पोर्शन को वी आर नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग विद दिस इक्विटी पोर्शन. वी हैव टू रीअसेस दिस डेट पोर्शन, और इक्विटी पोर्शन को हम एज इट इज रहने देंगे, और जब ये लोन नोट प्रेफरेंसेस कन्वर्ट होंगे तो इस इक्विटी पोर्शन को कहां ले जाएंगे हम, अपने पास शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की जो एडजस्टमेंट होगी उसके अंदर अकाउंट फॉर करेंगे, राइट. नाउ द लोन मस्ट हैव टू बी रीअसेस फॉर द नेक्स्ट 3 पीरियड्स, और उसके लिए वही फॉर्मेट आप यूज करेंगे. ओपनिंग लायबिलिटी की वैल्यू है, ओपनिंग लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास थी 1080824, और ये हमारे पास आएगा 1 जनवरी 20x8, राइट. और उसके बाद हमें सबसे पहले इस पे क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%. तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% क्या वैल्यू आएगी, 4, right? Okay, apologies. I think I might have missed any portion into it. So आपको याद रखना है कि जो पोर्शन अगर मिस हुआ तो हमें उसको कैसे टैकल करना है. बट अगेन अपॉलॉजीज, आई एम गोइंग बैक. हमारे पास यहाँ जो वैल्यू ओपनिंग लायबिलिटी की है 1080824, देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% चार्ज करेंगे, ये वैल्यू आएगी, यानी 1080824 मल्टीप्लाई बाय 9%, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होगा. और इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो फाइनेंशियल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी आ रही है, टोटल लोन, कन्वर्टेबल लोन, इट्स 117809, सॉरी ये टोटल लोन की वैल्यू आ रही है 117809, और इसमें से हम इसको पेमेंट लेस करेंगे, और पेमेंट क्या है, पेमेंट होगी आपके जो अमाउंट हमें पे करनी है, जो हमने कहा था इंटरेस्ट 5 मिलियन का एट द रेट ऑफ 9%, और वो कितना है, 4,50,000. आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन दैट कि वो हमारे पास जो ऊपर लोन की वैल्यू थी जिसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, दिस वैल्यू, ये लोन की पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, राइट, विच वाज ऑलरेडी डिटरमिन्ड. और जो आपके पास क्लोजिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी या क्लोजिंग फाइनेंशियल लोन की वैल्यू बचेगी, दैट इज 1178 minus 4,50,000, right? So the value is 7,28,098. 7,28,098. ये हमारे पास क्लोजिंग लोन की वैल्यू बच गई, राइट. अच्छा, ये क्लोजिंग लोन की जो वैल्यू आपको बच गई है, इसको हम फर्दर फिर वैसे ही अकाउंट फॉर करेंगे जैसे इसको हम पहले से अकाउंट फॉर कर रहे थे, राइट. और फिर उसी की बेसिस के ऊपर फर्दर हम इसकी क्या कर रहे होंगे, वी नीड टू असेस कि हमारे पास इसके फर्दर अकाउंटिंग क्या होगी, और हम इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे. Apologies, what we are doing, interest rate should be charged at effective. Apologies, what we have done, we did a mistake. What mistake we did, कि हमने यहां पर जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो इफेक्टिव रेट से हमेशा चार्ज करना है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, वो रेट जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है. अपॉलॉजीज एवरीवन, दैट वाज अपॉलॉजीज, मैं तो इस पेमेंट को कंसिडर ही नहीं किया. पेमेंट जो करनी है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विच इज 9%, और जो आप लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है दैट इज ऑलवेज, आई हैव इनकरेक्टली कैलकुलेटेड दिस इंटरेस्ट वैल्यू. ओके, वी नीड टू कैलकुलेट इट अगेन, और हमें इसमें 3% और एडिशनल इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा. 1080824 multiply by 12%. So interest is charged 129,699. इंटरेस्ट हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे चार्ज होगा. नाउ सी, हमारे पास ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और पेमेंट वही रहेगी, और ये वैल्यू भी हमारे पास चेंज होगा, और मैं इसको फर्दर आपको एंड रिजल्ट भी बताऊंगा.
You can look into the end result on your own and you'll find out कि हमारे पास differentiation क्या आ रहा है. So the value would be 129 or 1080824 plus 129,699. So the value is 1210, 523, 523. और इसमें से जब हम माइनस कर लेंगे 4,50,000, so the value would be 765.23. 765.23. 765.23. Apologies. 7,60,523. तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी है जो हमारे पास रिकॉर्ड होगी. अच्छा, आप इसको अगले साल और उससे अगले साल में अकाउंट फॉर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी नल. मैं अभी दिखा देता हूं कि ये निल कैसे होगा या हमारे पास इसकी वैल्यू कैसे आएगी. लेट्स सी. ये बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपका लोन ऑटोमेटिकली पे ऑफ हो जाएगा दिस वैल्यू. अच्छा, ओके. सो ओपनिंग लोन ईयर 1, 2 and 3. ये ओपनिंग लोन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है. द वैल्यू वुड बी दिस, राइट. और इस पे हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, which is effective interest rate, right? So effective interest rate multiplied by 12%. So the interest is 129,699, right? और उसके बाद हमने इसकी टोटल लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है. टोटल लायबिलिटी जो आएगी, दैट इज सम ऑफ दीज टू वैल्यूज, राइट. एक्सेल में आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना. और इसके बाद आप लोग रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट. और पेमेंट हमारे पास क्या होगी. पेमेंट वुड बी व्हाट वी हैव ऑलरेडी मेंशन. ये देखिए हमने पेमेंट का कहा था 4,50,000 पे करेंगे. तो आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी क्या रह गया. क्लोजिंग लायबिलिटी वुड बी this value minus this value. So total is 7,60,523. If you recall, हमने यही वैल्यू 765.23 यहां रिकॉर्ड की भी ऑलरेडी, राइट. दिस इज द वैल्यू जो हमने यहां रिकॉर्ड की. अब आपके लिए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं और आप इसको वेट कैसे कर सकते हैं. यू कैन क्विकली वेट बिकॉज यू हैव द एक्सेल अवेलेबल विद यू. जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों ने क्या करना है. ओपनिंग लायबिलिटी के साथ क्लोजिंग बनेगी और ये डेटा एज इट इज आप लोगों ने यहां से उठा के यहां मेंशन. यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू. और अब अगर आप इसको फर्दर अकाउंट फॉर करना चाहेंगे तो यू कैन सी आपके पास ये वैल्यू ऑटोमेटिकली, दिस लास्ट वैल्यू इज 0 फॉर यू ऑटोमेटिकली. तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा चेक है इन योर एग्जाम. यू कैन, और इसको रहने दें आप एग्जामिनर के पास ताकि एग्जामिनर असेस कर ले यू हैव डन अ correct accounting treatment. Just you need to copy paste function work there in your exam. So you can quickly make these calculations to vet the process कि आपने ठीक किया या गलत, right? So यहाँ पर ये बहुत ही एक easy understanding prospect हमें मिल जाएगा कि हम इसको और यही आप लोगों ने explain कर देना, right? This is how we need to account for those things, right? अब हमने exhibit number 1 के दोनों portions को complete कर दिया. Sorry, requirement number 1 के दोनों पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर दिया कि हम इसकी फर्दर अकाउंटिंग कैसे करेंगे और हम इसको फर्दर कैसे प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट. नाउ exhibit number B, using exhibit number 2 and your answer to part A, discuss the impact which each convertible instrument would have on the gearing and adjusted profit before income taxes in the annual report for the year ended 31 December 2006. तो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे पास इन दोनों चीजों का, राइट. हम उस इम्पैक्ट को पहले देखेंगे और फिर हम उस इम्पैक्ट के मुताबिक देखेंगे इसकी असेसमेंट क्या हो रही है. हमें क्या बताना है कि इन दोनों कन्वर्टेबल लोन नोट्स का इम्पैक्ट क्या है. अब यहां याद रखना आपका एग्जामिनर फोकस कर रहा है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि उन पर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है. जो हमने एनालिसिस कर दिया है या जो हम डेटा प्रोवाइड करें उसका इम्पैक्ट यूजर पे क्या आएगा, या अगर ये दोनों इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हो जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा यूजर के ऊपर, राइट. ओके, लेट्स डिस्कस एग्जिबिट नंबर 2, राइट. Carroll's calculated the following key ratios, key performance indicators for the ended 31 December 2007. Gearing calculated as debt divided by debt plus equity. ये gearing वो calculate करने का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दे रहा है. Debt divided by equity है या debt divided by debt plus equity है. Was 32%, which was a year on year reduction of 3%. तो साल के साल क्या है
और ये डाटा है 31 दिसंबर का 20x7 नॉट x8। हम इंस्ट्रूमेंट अभी इशू करेंगे और उसके बाद 31 दिसंबर 20x7 पे जाएंगे और सॉरी 31 दिसंबर 20x8 पे जाएंगे और देखेंगे कि गेयरिंग पे क्या इम्पैक्ट आ। लेकिन कंपनी का गेयरिंग 32% हो गया, a 3% reduction compared to previous year. Adjusted profit before income taxes for the year ended 31 December 2007 was 17.6 million, representing an increase of 7% year over year. तो आपका adjusted profit before income taxes year over year कितना increase हो गया? 7%. Adjustments were made for the gains and losses arises on fair value remeasurement, as well as non-recurring items such as assets impairments and restructuring cost. तो एक नोट उसने ऐड कर दिया कि क्या हुआ. Carroll refers to both of these two key performance indicators in press releases and investor presentation. उसने इन दोनों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अपनी प्रेस रिलीजेस में और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में यूज भी किया हुआ है. Carroll is expecting minimal changes in its financial performance and the financial position in the year ended 31 December 2008, except for the impact of issuing either convertible loan note or convertible preference shares in exhibit number 1. वो ये कह रहा है भाई मुझे इनके अलावा कोई और चेंजेस नहीं करने, सिर्फ यही चेंजेस होंगे, बाकी मोर और लेस मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वुड रिमेन द सेम. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों स्टेटमेंट्स वुड मोर और लेस रिमेन सेम. तो अब वो क्या कह रहे हैं, हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? वो हमसे ये डिमांड कर रहे हैं मुझे ये बताएं कि इनका इंपैक्ट इन्वेस्टर में क्या जाएगा. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर तो आप बात कर रहे हैं अपने पास कन्वर्टेबल लोन नोट की, convertible loan note की, तो convertible loan note is going to increase the debt portion as well as the equity, as well as numerator as well as denominator. तो as both the values have been increased with the same value, तो automatically आपका debt to equity increase होगा. Gearing would increase by some percentage for the year ended 31 December 2008 if the company has issued convertible loan note, not the convertible preference share, the convertible loan note, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों एक वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, राइट. सो ऑटोमेटिकली आपका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. बट इन द सेम वे the profit before interest and tax value would have been reduced with around how much value? With the value of 4,50,000. यही आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना. With this interest expense, इसी इंटरेस्ट 4,50,000 से आपका और 0.45 मिलियन से 0.45 मिलियन, तो ये आपके पास तकरीबन रह जाएगा 17.15 मिलियन प्रॉफिट अगर कोई और चेंज नहीं आ रहा. तो इट शोज a reduction in certain percentages in profit and loss account. परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो ये एक बेसिक डिफरेंसेस है कन्वर्टेबल लोन नोट के साथ. अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में जब आएंगे तो एज वी हैव already calculated the data, so we know that the debt portion would have increased by this value, while equity portion have increased by this value. So debt to equity portion must have showed a reduction in value. So debt to equity portion कितना आ जाएगा आपके पास? वो आपको अच्छी खासी रिडक्शन दे देगा. And if you are considering the debt to equity portion for the year ended 31 दिसंबर, तो वो क्या शो करेगा? अगर सिर्फ बाकी चीजों को छोड़ दें, 32% वो क्या आ रहा है उसका हमें नहीं पता, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट कितना वो शो कर देगा? वो आपके पास डेट टू इक्विटी पोर्शन क्या शो करेगा? 7,60,523 31 दिसंबर 2008 divided by 7,60,523 प्लस इक्विटी पोर्शन कितना था हमारे पास? ओके, इक्विटी पोर्शन वाज 3,919,176 3,919,176 3,919,176, राइट. अब अगर इसको मैं एक्सेल पे जाके कैलकुलेट करूं और अगर मैं ईयर एंड से पहले रिकॉर्ड करूं तो क्या इंपैक्ट आएगा बिफोर द ईयर एंड और 1 जनवरी 20x6 को इंपैक्ट क्या आएगा? डेट टू इक्विटी 20x8
अपॉलॉजीज 20x8, और ये 31 दिसंबर 20x8 है, राइट। तो हमें दोनों के ऊपर इसकी असेसमेंट देखनी है। ओके, लेट्स सी, यहां पर क्या वैल्यू थी, 1080826, 1080824, अपॉलॉजीज, 1080824, 1080824 divided by 1080824 plus 3919176, राइट। ये हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, राइट। अब हम इसी को देख लेते हैं जरा कि हमारे पास ये एक्सेल में क्या डाटा हमें, या डेट टू इक्विटी पोर्शन हमें क्या दे रहा है, राइट। ओके, लेट्स सी, इक्वल्स, व्हाट इज द वैल्यू, 1080824, 1080824 divided by 1080824 plus 3919176, 3919176, right? And bracket close. So the percentage would be, what is the percentage? The debt to equity percentage was 22% or 21.6% on 1st January 20x8, और 31 दिसंबर को इसको डेटा को क्या आ रहा होगा, लेट्स सी, यहां पर क्या आएगा, ये है हमारे पास 1st Jan 20x8, और ये आएगा 31 दिसंबर 20x8। अब हम देखते हैं डेट टू इक्विटी पे 31 दिसंबर 20x8 को क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कन्वर्टेबल लोन नोट के केस में तो 100% आपका डेट टू इक्विटी रेशियो पे इंपैक्ट आ रहा है, बाकी तो कोई इंपैक्ट आ ही नहीं रहा, राइट। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास इसके बाद क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो हम उसी को ही असेस करेंगे अपनी उस वर्किंग के, राइट। ओके, लेट्स सी। ओके, सो 31 दिसंबर को हमारे पास क्या इंपैक्ट आ रहा है, लेट मी लुक इनटू द इंपैक्ट, और हमें क्या वैल्यू चेंज करनी है, वी हैव टू हैव चेंज दिस वैल्यू, राइट, दिस वैल्यू एंड द अदर वैल्यू, व्हाट इज इट, 765.23, right? And 765.23 would be the numerator as well, क्योंकि debt की value after the year end कम हो गई है, right? And the value is now 16.3%. Now you can see after year end in nominal values terms आपके पास कितना इम्पैक्ट आ रहा है, 16.3%। तो आपका डेट टू इक्विटी पोर्शन अगर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स देंगे तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन टू योर एग्जामिनर कि हमारे पास डेटा कैसे असेस हो रहा है या हम उसको कैसे लेके चल रहे हैं, राइट। सो बी रिक्वायरमेंट वाज डन, जो हमने यहां, ओके वी हैव अनदर रिक्वायरमेंट, ओके ग्रेट। सो कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस हमने बता दिए। अब लास्ट चीज जो हमारे पास रह गई है, दैट इज अबाउट using exhibit number 2, explain in accordance with IFRS 18, और ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है IFRS 18, जिसने IAS 1 को रिप्लेस किया है। presentation and disclosures in financial statements by adjusted profits before income taxes meet the definition of management defined performance measures but gaining ratio does not। IFRS 18 के अंदर मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स को आप प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस को क्यों कहते हैं कि ये मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर को मीट कर रहा है, जबकि मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स मैं कह सकता हूं उनको मीट कर रहा है जबकि गेयरिंग रेशियो भी नहीं कर रहा। Outline the disclosures about Carroll's adjustment profit before income taxes which are required by IFRS 18 and discuss why the disclosure will provide useful information if to its investor। तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहली चीज हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो IFRS 18 है उसके अंदर प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस जो है वो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स MPM इसको मीट करा लेकिन गेयरिंग रेशियो नहीं मीट करा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जब भी आप मैनेजमेंट परफॉर्मेंस रेशियोज के ऊपर बात करेंगे या मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर बात करेंगे तो हमेशा उनको लिंक्ड होना चाहिए विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको आप रिकंसाइल करेंगे उस क्लोजर मेजर के साथ जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है जो IFRS 18 बता रहा है, राइट। और फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स हो गया, या प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हो गया, या नेट प्रॉफिट हो गया।
इन मैयर्स के साथ कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैयर लिंक्ड होगा, और उस लिंक्ड होने के साथ ही आप इसको बताएंगे जिससे यूजर को समझ में आए। अब गेयरिंग रेशियो की बात करेंगे तो गेयरिंग रेशियो वाज प्योरली लिंक्ड विद द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वो इनकम स्टेटमेंट नहीं बल्कि बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स को, डेट एंड इक्विटी दोनों उसी को ट्रीट करे, तो फिर ये मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं कहलाएगा या मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैयर नहीं कहलाएगा, राइट। तो IFRS 18 के मुताबिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैयर्स वो वाली चीजें हैं जो बेसिकली लिंक्ड कर रही हैं along with the subtotals of profit and loss account, और सिर्फ इतना काफी नहीं है। अब जब आप बात करते हैं which is required by IFRS 18, यहां कहीं एक डिस्क्लोजर दिया हुआ था, adjusted profit before income taxes, this adjusted profit from income taxes, ये वाला सेक्शन, राइट। इसको आप देखें और जरा असेस करें। एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर इनकम टैक्सेस, तो इसके लिए वो क्या कह रहा है, यहां पर अपॉलॉजीज, आउटलाइन डिस्क्लोजर्स अबाउट Carol adjusted profit for income taxes which are required by IFRS 18। तो कह रहा है ये जो आपके पास चीज है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में क्या डिस्क्लोजर्स होते तो ये ज्यादा बेहतर IFRS 18 को मुताबिक। अब हम जरा जाते हैं और हम बात करते हैं कि इस डिस्क्लोजर के अंदर से क्या मेंशन किया हुआ है। इन दिस डिस्क्लोजर Carol management has just mentioned that this is adjusted profit before income taxes, and what amounts were adjusted in this adjusted profit before taxes. This includes gain losses arising from fair value measurement. So what is the amount of that fair value measurement, and what are those fair value measurements which were adjusted in this criteria? Not only this, some of the non-recurring items were also excluded from it, such as including asset impairment and restructuring costs. So there are just two examples given in this disclosure note, not the details of every item, right? In this case, the disclosure note will only complete if and only if the Carol's management have provided the detailed reconciliation of adjusted profit with the very near line item of the income statement, that is profit before income taxes. तो उसको उस प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस के साथ एक रिकंसिलिएशन देनी चाहिए थी कि क्या क्या आइटम एडजस्ट हुए। उससे यूजर को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये आइटम क्या मेरे लिए भी एडजस्ट करने सबके नहीं। अच्छा, ये हमारा थर्ड पोर्शन है। थर्ड पोर्शन क्या था? थर्ड पोर्शन ये है कि आप जो बात करें डिस्कस व्हाई द डिस्क्लोजर प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो हम यहाँ यही साथ ही बता रहे हैं because this will help the user of financial statement which items should have been excluded and which have been included, so the investor can include or exclude the items based on their own understanding and whatever they feel that should be included for the analysis aspect, right? So those items should be part of that analysis aspect. Again, there were no details further provided what are those items and what are the amounts of those items which have been adjusted from, right? Again, they have not provided whether this prospect was used on recurring basis and on consistent basis across period, because this will help the user of financial statement to analyze and compare the results of the companies. तो ये एक कंपैरिजन भी आपका इजी बनाता है कि अगर दूसरी कंपनी ने कुछ आइटम जैसे एडजस्ट नहीं किए हुए तो आप भी मत एडजस्ट करें, और यूजर खुद उनको एडजस्ट कर सकता है और यूजर को एक्चुअल इंपैक्ट नजर आएगा कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की है। And they must have to provide, and not only this, the management of Carol must have to provide why they have excluded these items, just like the prospect which was considered by the management, so that the user of financial statement can look into these valid points, considering the fact what management have considered. तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हमें वहां पर असेसमेंट के साथ लेके चलना है। सो दिस इज हाउ मैनेजमेंट कमेंट्री है, राइट। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि जनरली कुछ भी एनालिसिस दे, मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करके उसको अपने उन डिस्क्लोजर्स को मीट करना है और उनको अचीव करना है। तो ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट है जिसको हमें देखना, राइट। सो दिस इज द होल थिंग जो हमने अकाउंट फॉर किया। कल के दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आज के दिन जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, राइट। और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि हम क्यों उन चीजों को और कैसे लेके चल रहे हैं। बट इन टुमारो सेशन
वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हम फर्दर इन चीजों को कैसे लेके चल रहे होंगे और क्या क्या और इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना, राइट। अगेन कल का दिन हमारा वेबिनार का डेडिकेटेड है टू पार्ट 1 ऑफ द एग्जामिनेशन सेक्शन। Again, you know that part 1, specifically question 1, is really very important. तो हम उस पर कल डिस्कशन करेंगे and I'll try my best कि मैं पहले कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को वाइंड अप करूं and afterwards I'll look into the ethical question which was not taking much time but again is another important 20 marks question जिसमें से तकरीबन 4 to 5 marks आपके पैक्ट मार्क्स हैं जो आपको मिल ही जाने हैं। So best of luck for your exam preparation. We'll be meeting in the next session जिसमें हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। Take care everyone. Bye.